आज हम बात करेंगे मीटेरॉइड्स की। ये छोटे छोटे स्पेस रॉक्स होते हैं जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। आपने शूटिंग स्टार्स तो देखे ही होंगे, वो चमकते हुए तारे जो रात के आसमान में तेजी से गुजरते हैं। वो असल में मीटेरॉइड्स होते हैं जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर और धातु के टुकड़े होते हैं जो स्पेस से आते हैं और हमारे वायुमंडल में जल जाते हैं। है ना कमाल की बात, इतने छोटे से टुकड़े इतना शानदार नजारा बनाते हैं। इतने छोटे छोटे टुकड़े जब जलते हैं तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करते हैं जिसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। लेकिन ये मीटेरॉइड्स होते क्या हैं और ये आते कहां से हैं? सोचो, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां प्लैनेट्स और स्टार्स बन रहे हैं। मीटेरॉइड्स उस कंस्ट्रक्शन साइट के बचे हुए टुकड़े जैसे हैं, पत्थर और धातु के टुकड़े जो किसी प्लैनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। ये टुकड़े अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं और कभी कभी हमारे ग्रह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये स्पेस रॉक्स कई शेप्स और साइजेस के होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से लेकर बड़े बड़े बोल्डर्स तक। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि वे धूल के कणों की तरह होते हैं, जबकि कुछ बड़े पत्थरों की तरह होते हैं। ज्यादातर तो हार्मलेस होते हैं और एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं और हमें दिखते हैं शूटिंग स्टार्स, जिन्हें देखकर हम विश करते हैं। जब ये मीटेरॉइड्स हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जलने लगते हैं और एक चमकदार रेखा बनाते हैं। और यही वो समय होता है जब हम शूटिंग स्टार्स देखते हैं और अपनी इच्छाएं मांगते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े होते हैं वो जलने के बाद भी बच जाते हैं और अर्थ पर गिर जाते हैं। ये बड़े मीटेरॉइड्स जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें हम मीटेराइट्स कहते हैं। इन सर्वाइवर्स को कहते हैं मीटेराइट्स। ये स्पेस से आए हुए मैसेंजर्स की तरह होते हैं। ये स्पेस से आए हुए मैसेंजर्स की तरह होते हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स कैसे बने इसकी जानकारी देते हैं। ये हमें हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं और ये भी कि प्लैनेट्स कैसे बने। तो अगली बार जब आप शूटिंग स्टार देखें तो याद रखना कि आप एक कॉस्मिक ट्रैवलर को देख रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजर रहा है। ये कॉस्मिक ट्रैवलर्स हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। चलो अब थोड़ा और जानते हैं इन इंटरेस्टिंग स्पेस रॉक्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, मीटेरॉइड्स असल में अर्ली सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े हैं। सोचो, अरबों साल पहले हमारे नए बने सन के आसपास गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ बादल था। इस बादल में ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनने लगे। ये ऑब्जेक्ट्स बाद में प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स में बदल गए। लेकिन इस कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सारा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ। जो बिट्स एंड पीसेस बच गए, सोलर सिस्टम के क्रम्स, वो मीटेरॉइड्स बन गए। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हैं जो टकराव के कारण टूट गए, जबकि कुछ प्लैनेट्स के बनने के समय के रेमनेंट्स हैं। ये स्पेस रॉक्स अरबों सालों से सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और कभी कभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि ये एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के क्लूज रखते हैं। तो हम जानते हैं कि मीटेरॉइड्स स्पेस में हैं, लेकिन ये अर्थ पर कैसे गिरते हैं? ये सब ग्रेविटी का कमाल है। अर्थ अपने विशाल आकार के कारण अपने आसपास की चीजों पर एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल रखता है, जिसमें मीटेरॉइड्स भी शामिल हैं। जैसे ही मीटेरॉइड्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं, उनका रास्ता प्लैनेट्स की ग्रेविटी से प्रभावित हो सकता है, जिसमें अर्थ भी शामिल है। अगर कोई मीटेरॉइड अर्थ के बहुत पास आ जाता है तो हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच सकती है, जिससे उसका रास्ता बदल जाता है और वह हमारी ओर गिरने लगता है। अर्थ को एक जायंट कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझो, जो अपने पास आने वाले किसी भी स्पेस डिब्री को साफ कर देता है। इनमें से ज्यादातर डिब्री एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जलने के बाद भी बच जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये एक कॉस्मिक गेम ऑफ चांस है। ज्यादातर मीटेरॉइड्स अर्थ से टकराए बिना ही निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई हमारे ग्रेविटेशनल वेब में फंस जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जलते हुए एक शानदार नजारा दिखाता है। सेक्शन 4, When worlds collide, meteorites on Earth। जब कोई मीटेरॉइड एटमॉस्फेयर में जलने के बाद भी बच जाता है और अर्थ पर गिरता है तो उसे मीटेराइट कहते हैं। ये मीटेराइट्स हमारे ग्रह पर एक अद्भुत और रहस्यमय तरीके से आते हैं और उनके साथ एक अनोखी कहानी भी लाते हैं। जब ये मीटेरॉइड्स एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वे जलने लगते हैं और एक चमकदार स्ट्रीक बनाते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से जलने से बच जाते हैं और धरती पर गिरते हैं तो वे हमारे लिए एक खजाना बन जाते हैं। ये कॉस्मिक विजिटर्स अलग अलग कंपोजिशंस में आते हैं और हर एक अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में एक यूनिक स्टोरी बताता है। कुछ मीटेराइट्स में रेयर मिनरल्स होते हैं,
जो हमें उन प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय हुई थी। ये मीटियोराइट्स हमें उन कंडीशंस के बारे में भी जानकारी देते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मौजूद थी। कुछ मीटियोराइट्स मुख्य रूप से आयरन और निकल से बने होते हैं जो एंशिएंट शैटर्ड एस्ट्रॉइड्स के कोर्स के रेमनेंट्स होते हैं। ये मेटालिक मीटियोराइट्स बहुत डेंस और हैवी होते हैं और इनमें अक्सर क्रिस्टलाइन पैटर्न्स होते हैं जो उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। इन पैटर्न्स को विडमन-स्टेटन पैटर्न्स कहा जाता है और ये केवल तब बनते हैं जब मेटल बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, जो हमें बताता है कि ये मीटियोराइट्स बहुत पुराने हैं। कुछ रॉकी मटेरियल से बने होते हैं जो प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के क्रस्ट की तरह होते हैं। ये स्टोनी मीटियोराइट्स सबसे कॉमन टाइप के होते हैं और इनमें सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। इनकी संरचना हमें उन प्रोसेसेस के बारे में बताती है जो प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के फॉर्मेशन के समय हुई थी। कुछ स्टोनी मीटियोराइट्स में कॉन्ड्रूल्स होते हैं जो छोटे राउंड पार्टिकल्स होते हैं और ये हमें सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और फिर आते हैं रेयर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो शायद लाइफ के ओरिजिन के बारे में भी क्लूज दे सकते हैं। ये मीटियोराइट्स बहुत डार्क और पोरस होते हैं और इनमें वाटर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं और इसलिए ये मीटियोराइट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी स्टडी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लाइफ कैसे शुरू हुई और हमारे प्लैनेट पर कैसे आई। साइंटिस्ट मीटियोराइट्स का बारीकी से अध्ययन करते हैं, उनके कॉम्पोजिशन, एज और स्ट्रक्चर का विश्लेषण करते हैं ताकि हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री को समझा जा सके। वे एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ताकि इन स्पेस रॉक्स के अंदर की डिटेल्स को रिवील किया जा सके। इन स्टडीज से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद थे और वे कैसे इंटरैक्ट करते थे। ये स्पेस रॉक्स टाइम कैप्सूल्स की तरह होते हैं जो उस समय की एक झलक दिखाते हैं जब हमारा प्लैनेट बन रहा था। इनकी स्टडी से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे प्लैनेट के फॉर्मेशन के समय कौन कौन से प्रोसेसेस और इवेंट्स हुए थे। ये मीटियोराइट्स हमें हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा प्लेस यूनिवर्स में क्या है। मीटियोराइट मिलना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हो सकता है, अंतरिक्ष की विशालता से एक टेंजिबल कनेक्शन। जब आप एक मीटियोराइट को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आप लिटरली बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री को छू रहे होते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री का एहसास कराता है। कई लोग मीटियोराइट हंटिंग को एक हॉबी के रूप में अपनाते हैं और वे डेजर्ट्स और एंटार्क्टिका जैसे रिमोट लोकेशंस में जाते हैं ताकि इन रेयर ट्रेजर्स को खोज सकें। ये इस बात की याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है, एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री जो अरबों सालों से बुनी जा रही है। ये मीटियोराइट्स हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम इस वास्ट कॉस्मोस में कितने छोटे और इंटरकनेक्टेड हैं। ये स्पेस रॉक्स हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे प्लैनेट और हमारे जीवन का एक कॉस्मिक ओरिजिन है और हम सभी इस ग्रैंड यूनिवर्स का हिस्सा हैं। सेक्शन 5, द टंगुस्का इवेंट, अ मिस्ट्री इन साइबेरिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक एनकाउंटर्स की जो अर्थ के स्पेस रॉक्स के साथ हुए हैं। ये एनकाउंटर्स हमें हमारी पृथ्वी की वल्नरेबिलिटी और स्पेस के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक इवेंट 1908 का टंगुस्का इवेंट आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दशकों तक उलझाए रखा है। जून 30 की सुबह साइबेरिया के रिमोट टंगुस्का रीजन के ऊपर हवा में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन इतना जोरदार था कि इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। अनुमान है कि ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल था और इसकी शक्ति ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इसने 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। इस घटना ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया और वहां के पेड़ जैसे तिनके की तरह बिखर गए। इसकी शॉकवेव ने 2 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और इसने ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी प्रभावित किया और कई दिनों तक रात के आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती रही। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि लोग रात में भी पढ़ सकते थे। अजीब बात यह है कि वहां कोई क्रेटर नहीं मिला। ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई है। ऐसा माना जाता है कि ये एक्सप्लोजन एक बड़े मीटियोरॉइड या कॉमेट फ्रैगमेंट के कारण हुआ था, जो जमीन से टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में फट गया था। इसने एक विशाल शॉकवेव पैदा की जिसने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। लेकिन एक डेफिनेटिव इम्पैक्ट क्रेटर की कमी ने एक सदी से भी ज्यादा समय से अटकलों और बहस को हवा दी है।
वैज्ञानिक इस घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए कई थ्योरीज पर विचार कर चुके हैं। तुंगुस्का इवेंट हमें इन कॉस्मिक इवेंट्स की इमेंस पावर और स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट से होने वाले खतरों को समझने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ये घटना हमें बताती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्पेस से आने वाले खतरों का कोई पूर्वानुमान नहीं होता। आज के समय में वैज्ञानिक और शोधकर्ता एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज का उपयोग करके ऐसे खतरों का पता लगाने और उनसे बचाव के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। तुंगुस्का इवेंट जैसी घटनाएं हमें सतर्क रहने और स्पेस के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती हैं। इस दिशा में ग्लोबल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज का योगदान भी महत्वपूर्ण है। सभी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बच सकें। तुंगुस्का साइट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध स्थल है। यहाँ पर कई एक्सपीडिशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। अंत में तुंगुस्का इवेंट हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा कॉस्मिक इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस ही हमें इन खतरों से सुरक्षित